देखिए, हम पहले से ही आरोप लगा रहे थे कि ये जो राज्यसभा की सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गलत और अनैतिक हथकंडे अपनाए, आज इस बात से ये प्रमाणित हो गया जब भारतीय जनता पार्टी में ये विधायक शामिल हुए कि हमारे आरोप सही थे। भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और ईडी सीबीआई के सहारे जो है पूरे हिंदुस्तान में सत्ता हथियाने का जो एक कार्यक्रम चलाया है, ये लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध है और इससे जो हमारी समाज के ऊपर जो है गलत असर पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाने के लिए जो है किसी भी हद तक जा सकती है, इससे ये साबित होता है। स्वागत कार्यक्रम किए जा रहे हैं, दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई है, आज शिमला में स्वागत किया जाएगा। बताया जा रहा है इन सभी को बाई इलेक्शन में बीजेपी उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विस्फोट होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी तो राष्ट्रीय स्तर पे पहले ही भरी हुई है। ऐसे में अगर छत पे बैठाने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी के पलटने का खतरा है। तो ये अंदर से विस्फोट होगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो नदौनता बड़सर क्षेत्र से रहे हैं, बलदेव शर्मा जी, उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगाए हैं कि ये बड़े स्तर के ऊपर पैसे का लेन देन हुआ है और उन्होंने ऐलान किया है कि अगर यहां से इंद्रदत्त लखनपाल को टिकट दिया जाता है तो मैं उसका विरोध करूंगा। तो इस तरह की खबरें पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। अब स्थिति जब स्पष्ट हो गई है, ये भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि जो बीजेपी का स्थापित नेतृत्व चुनाव क्षेत्रों में था उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते थे कि सुजानपुर से राजेंद्र राणा हमेशा ये क्लेम करते थे कि मुझे मंत्री बनाया जाए। उससे पहले वो वर्किंग प्रेसिडेंट इस क्लेम के ऊपर बनाया जाए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल जी, उनको चुनाव में हराया। अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर क्या वो इस उपलब्धि को वहां पे दोहराएंगे? क्या सुजानपुर में ये कहेंगे कि मुझे इसलिए वोट दो क्योंकि मैंने प्रेम कुमार धूमल जी को हराया था? क्या वो अनुराग ठाकुर जी से इसलिए इस आधार पे जो है वो सहयोग मांगेंगे कि मैंने आपके पिताजी जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे उनको हराया था, इसलिए जो उनकी उपलब्धि वो गिनाते थे, आज भाजपा में जाकर वो क्या कहेंगे कि ये मेरी क्या उपलब्धि थी? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक लड़ाई है उसका परिणाम है और इससे आंतरिक लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी। ये जेपी नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये अपना पार्टी के अंदर प्रभाव बढ़ाने के चक्रों में और जो अनुराग ठाकुर जी और धूमल साहब का जो इनका जयराम जी का था पार्टी के अंदर प्रभाव, उसको कम करने के लिए जो है ये सब कुछ कदम जेपी नड्डा जी ने उठाए हैं। राणा जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने गारंटीज प्रॉमिस की थी वो फुलफिल नहीं की गई। हमारी रिस्पांसिबिलिटी जनता के लिए है और जो मुख्यमंत्री है वो डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, एमएलए को नहीं सुन रहे हैं। राजेंद्र राणा जी पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हमने सबसे मुश्किल गारंटी थी ओपीएस लागू करना, उसको सबसे पहले लागू किया। दूसरी गारंटी थी हमारी सबसे बड़ी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक सम्मान निधि योजना देना, उसको लागू किया गया। और ये आज नहीं किया गया, 15 अप्रैल 2023 को जो था वो लाहौल स्पीति से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद हमने हर विधानसभा क्षेत्र में 4-4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात कही थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि सभी स्कूलों में जो है ऑप्शनल जो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की जो थी वो हमारी गारंटी थी, उसको लागू कर दिया। तो 4 गारंटी तो हम पहले लागू कर दिए हैं। और 5वीं जो दूध का हमारे समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात थी, उसको भी पार्शली लागू कर दिया है। उसके लिए जो दूध प्रसंस्करण केंद्र है वो स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपए जो है वो डगवार में स्थापित करने के लिए स्वीकृत कर दिया, उसका काम शुरू हो गया है। गोबर खरीदने के लिए भी पूरी योजना बना दी है। तो हम धीरे धीरे उस और बढ़ रहे हैं, लेकिन 4 मुख्य गारंटियां जो है हमने पहले से ही लागू कर दी हैं। तो उनको वो जब विधानसभा में गवर्नर एड्रेस पे भाषण दिया तब तो वो अप्रिशिएट कर रहे थे सरकार की नीतियों को, सरकार की उपलब्धियों को बखान कर रहे थे। अब जब जैसे ही चोला बदल दिया तो उसके बाद फिर वो जो है वो खोट निकालना शुरू हो गया। और मुख्यमंत्री जी आज से कांग्रेस में नहीं है। राजेंद्र राणा जी अभी कुछ साल पहले कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस में आते ही उनको बहुत कुछ मिल गया। कांग्रेस में आए, उनको लोकसभा का टिकट दिया, उनकी पत्नी को विधानसभा का टिकट दिया, उनके बेटे को सोशल मीडिया का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद उनको प्रदेश
कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, तो इतना जल्दी जल्दी सब कुछ मिल गया। सुक्खू जी को 40 सालों की मेहनत के बाद मिला। ये कभी मंत्री नहीं रहे, कभी चेयरमैन नहीं रहे, कभी वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं रहे। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है ये यहाँ की संस्कृति में एडजस्ट नहीं हो पाए, और जिस तरह की राजनीति वो चाहते थे उसके हिसाब से कांग्रेस नहीं चलेगी। कांग्रेस में समर्पित लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन का बहुत बड़ा कार्यकाल जो है पार्टी को बनाने के लिए दिया है। उन सब के ऊपर एकदम से राजेंद्र राणा जी को नहीं बैठाया जा सकता था। तो ये उनकी भूल है, ये ऐसा कहना कि वो डिक्टेटर का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हैं और सबको साथ लेकर जो है विश्वास में लेकर काम करते हैं। वो कह रहे हैं सुक्खू और उनके करीबियों द्वारा सरकार चलाई जा रही है, जो एमएलएस हैं उनका नहीं सुना जा रहा है। दूसरे एमएलएस कह रहे हैं कि 90% जो बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। हमने मोदी के प्रति, बीजेपी के प्रति जो विकास हुआ है और उनके प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ा है, इसलिए इस तरफ करो। देखिए, जो मोदी जी की सरकार दिल्ली में है वो 2024 में नहीं बनी, जब उन्होंने कांग्रेस से बगावत की। आप इन लोगों के जो चुनावी भाषण हैं, जब इन्होंने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा और कांग्रेस के नाम पे अपने लिए वोट मांगे, आप उस समय के इनके भाषण सुने, तब ये बुद्धि इनकी कहां चली गई थी कि हमने मोदी जी से काम लेने हैं, या मोदी जी का नेतृत्व तब भी ऐसा ही था, अब भी वैसा ही है।